हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आईक्यू नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का प्रीवियस पेपर है 2005 का, सेकेंड ईयर जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए। तो इसके अंदर ये 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग। तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोस स्पाइना बाइफिडा डेलिक्वेंसी हाइपोस्पेडिसिस अबगार स्कोर्स, सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है 5। और इस सारे क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है डिफाइन फॉलोइंग, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है 7 year old एडमिट इन हॉस्पिटल, डायग्नोसिस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, व्हाट आर द कोज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एनालिज द क्लिनिकल फीचर ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, राइट द नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है जो आपका थर्ड क्वेश्चन है राइट फॉर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द फॉलोइंग्स, मतलब चार चार क्लिनिकल सिम्टम्स लिखने हैं मेरास्मस के, रिमेटिक फीवर के, और मेगाकोलन के, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के, और टॉन्सिलाइटिस के। उसके बाद में शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग्स, जो इनमें से 3 के शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको। तो वो है आपका एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, फोटोथेरेपी, पेलोटेट्रोलॉजी, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आपके हैं 4th नंबर क्वेश्चन। तो ये पेपर है 2005 का। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का है पेटेंट डक्टस आर्टरियोस। तो इसको डिफाइन करेंगे। पेटेंट्स पेटेंट डक्टस आर्टरियोस जो है इज डिफाइन एज द कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। जो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा होती है उसके बीच में जो कनेक्शन हो जाता है ड्यूरिंग द फिटल लाइफ के ड्यूरिंग, तो वो क्या कहता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोस कहलाता है। एट द बर्थ आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेस्पिरेशन द डक्टस आर्टरियोस इज फंक्शनली क्लोज। और ये जो डक्टस आर्टरियोस जो होती है स्टैब्लिश, जो फंक्शनली क्लोज होती है एट बर्थ, बट इसके बीच में जो कनेक्शन हो जाता है उसको क्या कह सकते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोस। तो थोड़ा सा डायग्राम में मैं बता देता हूँ। इसके लिए मैंने डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोस जो है, देखो ये जो है पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी आर्टरी, और ये है ये एरोटा, ये आपके हैं एरोटा। इसके बीच में जो ये कनेक्शन हो गया, ये जो कनेक्शन हो गया इसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोल्स। इसको क्या बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोल्स, इसी को बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोल्स। ये जो कनेक्शन दिखा रहा है बीच के अंदर, ये जो आपका कनेक्शन दिखा रहा है ये वाला, तो ये जो कनेक्शन दिखा रहा है इसको पेटेंट डक्टस आर्टरियोल्स बोलते हैं। ठीक है, जो ये नॉर्मली ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कनेक्शन हो जाता है, इसको पेटेंट डक्टस आर्टरियोल्स कहते हैं। आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा क्या होती है? तो स्पाइना बाइफिडा फेलियर ऑफ क्लोज न्यूरल कैनाल ड्यूरिंग द एम्ब्रियोसिस के दौरान न्यूरल कैनाल का क्या है जाए क्लोज होना, फेलियर हो जाता है। तो रिजल्ट इन ए सीरीज ऑफ डिफेक्ट। इस दो टाइप की होती है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और सिस्टिका। ये सिस्टिका भी दो टाइप की होती है, सब डिवाइड मिनिंगोसील एंड मिनिंगोमायोसिल्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम में बता देता हूँ, जो क्या है आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये जो है स्पाइना बाइफिडा है, स्पाइना बाइफिडा के अंदर जो ये अपने जो 3 लेयर होती है स्पाइना, ड्यूरामेंटर, स्पाइन पैरामीटर, आयरोक्नोमीटर। ये देखो ये बाहर की तरफ दिखाई दे रही है। तो ये स्पाइन जो है
इसके यहाँ अब एक एबनॉर्मल पॉलीफरेशन हो गया है, ये बाहर की तरफ निकल गया, स्पाइनल फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड बाहर हो गया, ये वर्टिब्रा है ये आपकी। तो यहाँ पे ये जो है स्पाइना बाइफिडा कहलाता है, ये हो जाता है। उसके बाद में जो है इस तरीके से दिखाई देता है, सॉरी एक मिनट, हाँ। तो इसके अंदर मैं बताता हूँ स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। तो इसके अंदर ये है मेनिंगोसील एंड इन्हें मेनिंगोमायोसील्स, ये जो जो दो टाइप बताए थे ओकल्टा के अंदर इसमें। तो ये जो फर्स्ट टाइप है मेनिंगोसील्स, इसमें मेनिंजस लेयर जो है बाहर आ जाती है, इनमें मेनिंगोमायोसील्स, इसके अंदर ये ऐसा हो जाता है। तो ये दो टाइप के हैं, इसके बारे में फुल डिस्कशन करेंगे कभी नेक्स्ट क्लास में। तो ये 2 नंबर जो 1 नंबर का है वो यहाँ से आप आसानी से ले सकते हो। स्पाइना बाइफिडा समझ में आ गया, क्लोजर ऑफ द न्यूरल कैनाल ड्यूरिंग द एम्ब्रियोसिस, स्कॉल स्पाइना बाइफिडा। दो टाइप के होते हैं, ओकल्टा और सिस्टिका, और सिस्टिका 2 टाइप के होते हैं। ये भी सब डिवाइड मेनिंगोसील और मेनिंगोमायोसील्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है डेलिकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेलिक्वेंसी। तो इसके अंदर इट इज़ ए एंटी सोशल बिहेवियर व्हेन चाइल्ड एडल्सेंट पॉसिबली रिपीटेडली डज इलीगल एक्टिविटी। इसके अंदर क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो इलीगली एक्टिविटी करने लग जाता है, चोरी करने लग जाता है, सेक्सुअल जो है असोल्ट करने लग जाता है, मर्डर वगैरह कर सकता है, किसी घर में घुस के चोरी करना, बर्गली का मतलब होता है इफेक्टिवली इंजरी, किसी को चोट पहुंचाना, ये काम करने लग जाता है, उसको बोलते हैं डेलिक्वेंसी। तो एंटी सोशल बिहेवियर हो जाता है उनका, जो समाज के विरुद्ध बिहेवियर हो जाता है, और वो चाइल्ड और एडोलसेंट में ऐसी हरकतें करते हैं, इलीगल एक्टिविटी करते हैं, उसको कहते हैं डेलिक्वेंसी। अब है हाइपोस्पेडिसिस। हाइपोस्पेडिसिस का भी एक डायग्राम दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे अच्छे से क्या होता है। हाँ, तो इसके अंदर देखिए ये हाइपोस्पेडिसिस और एपीस्पेडिसिस 2 टाइप के होते हैं ये मोस्टली। तो इसके अंदर हाइपोस्पेडिसिस ये है नॉर्मल पेनिस, इसके अंदर जो यूरिन है, यूरिथ्रा का जो मार्ग है ऐसे सीधा सीधा होता है। बट हाइपोस्पेडिसिस के अंदर ये यूरिथ्रा नीचे की साइड में हो जाती है, ना कि यहाँ पे होती है, बल्कि ये नीचे की साइड हो जाता है। एपिस्पेडिसिस के अंदर क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है। तो ये इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, ये एक तो नीचे की तरफ हो जाता है हाइपो में, और एपी में ऊपर की तरफ। तो इससे नाम से ही पता लगा सकते हैं, एपी यानी ऊपर, हाइपो यानी नीचे। तो ये वेंट्रल सरफेस पे हो जाती है, ये डोर्सल सरफेस पे हो जाती है, यही इसकी डेफिनेशन है। तो वेरी इजी डेफिनेशन है, आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हाँ, तो ये है एपिस्पेडिसिस इज डिफाइंड एज कंडीशन इन विच द यूरिथ्रा मेटस ओपनिंग एट द वेंट्रल साइड ऑफ द पेनिनाइल शाफ्ट। तो इसमें वेंट्रल साइड मतलब नीचे की तरफ हो जाता है, तो उसको हाइपोस्पेडिसिस कहते हैं। और अगर ऊपर की तरफ अगर ओपनिंग हो यूरिथ्रा की तो उसे एपिस्पेडिसिस कहते हैं। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका अबगार स्कोर। तो अबगार स्कोर वाज डेवलप इस वर्जीनिया अबगार, ये एक साइंटिस्ट थे वर्जीनिया अबगार, जो 1952 के अंदर इसका अबगार स्कोर का ये उन्होंने आविष्कार किया था। द स्कोर इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ हार्ट रेस्पिरेशन मसल टोन रिफ्लेक्स एक्टिविटी और कलर सच एज गिवन 0, 1, 2 असेसमेंट ऑफ द अबगार स्कोर 5 मिनट एट द आफ्टर बर्थ। 5 मिनट, जन्म के 5 मिनट के बाद में अबगार स्कोर चेक करते हैं बच्चे का, जिसके अंदर बच्चे की हार्ट रेट रेस्पिरेशन मसल्स टोन रिफ्लेक्सेस एक्टिविटी वगैरह चेक करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसमें स्कोर देते हैं 1, 0, 1, 2, और उस स्कोर के अकॉर्डिंग उसको मार्क दिए जाते हैं, और उसके पेशेंट की कंडीशन का पता लगाया जाता है, बच्चे की कंडीशन का पता लगाया जाता है। तो ये इसके अंदर करते हैं अपन, इसको बोलते हैं अबगार स्कोर। तो अबगार स्कोर मैं बता देता हूँ, ये बनाया हुआ है अबगार स्कोर। तो अबगार स्कोर जो पैरामीटर है
पहले ये रब कर देते हैं। सॉरी, इसके अंदर देखो पहले जो मैंने स्कोर बताया था, जो सबसे पहला स्कोर था स्कोर 0, स्कोर 1 और स्कोर 2। तो ये पैरामीटर है। सबसे पहले स्किन कलर देखा जाता है, बच्चे का स्किन कलर कैसा है। तो स्किन कलर के अंदर ब्लू एंड पॉल और ऑल ओवर द बॉडी। अगर ब्लू और पेल ऑल ओवर द बॉडी है, ब्लू कलर का बेबी है, तो उसको 0 स्कोर आता है। अगर बॉडी पिंक और एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है, अगर वो उसकी बॉडी पिंक है और उसके जो एक्सट्रीमिटीज़ पैर वगैरह है वो ब्लू है, तो 1 नंबर आता है। और अगर स्कोर 2 है तो उसके लिए उसकी बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ दोनों पिंक और नो साइनोसिस, उसके अंदर साइनोसिस एब्सेंट होगा और उसकी बॉडी जो है पिंक कलर की होगी, तो उसको 2 अंक दिए जाएंगे। तो अगर बच्चे की बॉडी जब ब्लू है तो 0 अंक, अगर बॉडी पिंक और एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है तो A1, और अगर पूरी बॉडी पिंक है, अच्छी है, नो साइनोसिस है, तो 2 अंक दिए जाएंगे। तो ये देखा जाता है सबसे पहले कलर। उसके बाद में देखा जाता है पल्स रेट, मतलब हार्ट रेट। अगर बच्चे की पल्स रेट एब्सेंट है तो उसको 0 अंक दिए जाते हैं। अगर पल्स रेट 100 से कम है तो उसको 1 स्कोर दिया जाता है। अगर पल्स रेट 100 से ज़्यादा है तो उसको 2 स्कोर दिया जाता है। रिफ्लेक्सेज इरिटेबिलिटी, ये रिफ्लेक्सेज इरिटेबिलिटी क्या है, इसका रिफ्लेक्स कैसा है, तो वो देखा जाता है। नो रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई, अगर उसका स्टिमुलाई रेस्पॉन्स नहीं है, उसको टच करने पे अगर बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो उसको 0 अंक दिया जाता है। अगर वो ग्रीमिस एंड सेक्शन ऑफ द अग्रेसिव स्टिमुलेशन है, अगर उसका स्टिमुलेशन अच्छा है तो उसको 1 अंक दिया जाता है। अगर क्राई कर रहा है, अच्छा स्टिमुलेशन, बच्चा रो रहा है, तो 2 अंक दिए जाते हैं। एक्टिविटी अगर उसकी एक्टिविटी 0 है, कुछ नहीं कर रहा है, तो 0 अंक दिए जाते हैं। सम फ्लेक्शंस, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको 1 अंक दिया जाता है। और फ्लेक्स आर्म और लेग्स एक्सटेंशन, अगर वो एक्टिविटी अच्छी कर रहा है, मतलब आर्म्स वगैरह फ्लेक्स कर रहा है, एक्सटेंस कर रहा है, तो उसको 2 अंक दिए जाते हैं। उसके बाद में जो रेस्पिरेशन है उसका, वो अगर एब्सेंट रहता है तो उसको 0 अंक दिया जाता है। अगर उसका वीक रेस्पिरेशन, गैस्पिंग में दिख रहा है बच्चा, तो उसको 1 अंक दिया जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग इलास्टिक क्राई है, अच्छा रो रहा है बच्चा और अच्छा रेस्पिरेशन है, तो उसको 2 अंक दिए जाते हैं। तो स्कोर, तो इसके अकॉर्डिंग टोटल स्कोर किया जाता है। अगर उसका जो टोटल स्कोर 10 माना जाता है, ठीक है, तो टोटल स्कोर 10 माना जाता है। तो अगर 7 से 10 तक आता है तो बच्चा अच्छा हेल्दी है, नो डिप्रेशन है, मतलब अगर अच्छा स्कोर आता है तो नो डिप्रेशन। 10 में से अगर 7 से 10 के बीच में आता है तो नो डिप्रेशन। अगर 4 to 6 आता है तो माइल्ड डिप्रेशन में लगता है बच्चा, कुछ डिफ़िकल्टी है, और सीवियर डिप्रेशन में हो सकता है अगर 0 से 3 अंक मिलते हैं उसको इसके अकॉर्डिंग। तो ये इसके अकॉर्डिंग उसका स्कोर चेक किया जाता है, उसको बोलते हैं अपकार स्कोर, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट था जो क्वेश्चन था, सेकंड नंबर क्वेश्चन, नेफ्रोटिक। सेकंड जो क्वेश्चन था आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका। 7-year-old child admitted in hospital diagnosis ए नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जो 7 ईयर का बच्चा है और डायग्नोस किया है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो व्हाट आर द कोज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो सबसे पहला कोज क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, और एनालिस द क्लिनिकल फीचर ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, राइट इट इज़ द नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट वगैरह लिखना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ए किडनी डिसऑर्डर दैट कॉज द बॉडी ऑफ एक्सक्रिएट टू मच प्रोटीन इन यूरिन, अगर यूरिन में से प्रोटीन की मात्रा अगर ज़्यादा निकलने लग जाए, प्रोटीन किडनी में से, तो प्रोटीन की मात्रा अगर ज़्यादा निकलने जाता है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है किडनी के अंदर, क्या रहती है, ये अपनी किडनी है, इसकी किडनी के अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स रहती है, जो क्या करती है, नेफ्रोटिक्स जो यूरिन को फिल्टर करने का काम करती है। अगर वो नेफ्रोटिक उसके अंदर, अगर वो जो है यूरिन को छाने वाली जो रक्तवाहिनियाँ हैं, जो ब्लड वेसल्स है, अगर वो डैमेज हो जाती है किसी के कारण, उसमें क्षति हो जाती है, तो जो है यूरिन में क्या प्रोटीन आने लग जाएगा और ये डिजीज़ हो जाएगी, जिसके कारण क्या होता है, ये एक किडनी की डिजीज़ है जिसमें बच्चों में ये प्रभावित होती है।
तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कोज क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर जो पूछा गया है, डेफिनेशन नहीं पूछी गई है, बट आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है। यूरिन के अंदर प्रोटीन आने लग जाता है, ब्लड वेसल्स जो है वो उससे डैमेज हो जाती है, इसके कारण जो क्या ब्लड में यूरिन में प्रोटीन आएगा और फिल्ट्रेशन सही से नहीं होगा। तो ये कोजेटिव ऑर्गन जो है उसके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, मतलब जो नेफ्रॉन है उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। लूपस एरिथेमास हो सकता है, उसके कारण ये हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिकेशंस और दवाइयाँ और ड्रग रिएक्शन की वजह से भी ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। तो ये मेन कोज हो गया। उसके बाद में कोज के बाद में जो है नेक्स्ट आपके क्या हो सकता है, क्लिनिकल फीचर्स। तो कोज एंड क्लिनिकल फीचर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन कोज हो गया। अब है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में प्रोग्रेसिव वेट गेन, इसके अंदर क्या होगा, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर प्रोग्रेसिव वेट गेन होगा। ओडिमा अराउंड द आई, ये आई है जो आंखों की आई होती है, यहाँ पे इडिमा आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। पुफिनेस ऑफ द फेस एंड बिकम जनरलाइज, यानी फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी। एसाइटिस हो जाएगा, यानी जो पेट है वो भी आपका बड़ा बड़ा सूजा हुआ मतलब एसाइटिस हो जाएगा, तो पेट भी बड़ा दिखाई देगा। हाइपरटेंशन हो जाएगा, बीपी ज़्यादा हो जाएगी। एनीमिया और ब्लड कम हो जाएगा, एचबी कम हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कुछ लक्षण आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर दिखाई देंगे। अब है इसका मैनेजमेंट, तो वो मैनेजमेंट अपन डिस्कस कर लेते हैं। यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा, और कुछ सिम्टम्स थे जो मैं बता देता हूँ। यूरिन आउटपुट भी उसके अंदर, और जो सिम्टम्स हैं यूरिन आउटपुट उसका कम हो जाएगा, क्योंकि नेफ्रोन ही अगर आपके इन्फेक्ट हो रहे हैं तो यूरिन कम हो जाएगा। और रिकरेंट इन्फेक्शन में भी अगर चाइल्ड बिकम इरिटेबल, इजी फैटिग, और फैटिग वगैरह और हो जाएगा और इरिटेट होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मैनेजमेंट क्या करेंगे। ए क्लिनिकल स्टेज ग्रुप ऑफ सिंड्रोम दैट कैन बी डेवलप रीनल डिजीज, ये रीनल डिजीज है विच देयर इंक्रीज ग्लोमेरुलर रिपेबिलिटी टू पास द प्लाज्मा प्रोटीन। इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन पास होता है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे, सबसे पहले स्टेरॉइड देंगे, प्रिडिसलोन 2 mg पर केजी 4 वीक अंटिल सिम्टम ऑफ रिलीव। तो इसके अंदर प्रिडिसलोन देंगे 2 mg पर केजी, यानी एक पर केजी के हिसाब से देंगे। तो अगर अगर बच्चा 2 kg का है, तो उसके अंदर बच्चा 2 kg का है तो उसको 4 mg देंगे। जैसे पर केजी 2 mg, तो 2 kg का तो 4 mg, 6 kg का बच्चा है तो 12 mg लगभग लगभग देंगे। तो उसके बाद में इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स साइक्लोफॉस्फेमाइड देंगे, साइक्लोफॉस्फेमाइड वगैरह भी दे सकते हैं, तो साइक्लोफॉस्फेमाइड देंगे। उसके बाद में डायूरेटिक्स आर यूज टू रिलीव इडिमा, उसको डायूरेटिक्स देंगे, इडिमा को रिलीव करने के लिए डायूरेटिक देंगे, जिससे क्या होगा, पेशाब वगैरह अच्छे से रिलीज होगा। एंटीबायोटिक देंगे इन्फेक्शन को कम करने के लिए। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस इज रिलीव प्रेशर्स और ब्रेथ और एसाइटिस, और उसको क्या एसाइटिक फ्लूइड निकाल के भी उसको एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस लगा के रिलीव प्रेशर को कम कर सकते हैं, प्रेशर को कम कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में बेड रेस्ट इज़ रिक्वायर्ड टू द स्टेज ऑफ एडिमा, और एडिमा की कंडीशन के अंदर बेड रेस्ट देंगे। डाइट शुड बी लो सोडियम और हाई प्रोटीन, उसको क्या करेंगे, तो प्रोटीन जो ज़्यादा लॉस हो रहा था इसलिए उसको हाई प्रोटीन देंगे और सोडियम कम देंगे। इनटेक रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट आउटपुट और वेट ऑफ द चाइल्ड, और जो है उसका जो आउटपुट है वो कैलकुलेट करेंगे, वेट चाइल्ड का वेट कैलकुलेट करेंगे। डेली वेट रिकॉर्डिंग चेकिंग एडिमा और आउटपुट द वंडल, जो बच्चे का वेट है वो भी डेली चेक करेंगे। उसके बाद में डिप्सनिया ड्यू टू असाइटिस कैन बी रिलीव द सिटिंग पोजीशन, जो पेशेंट को क्या करेंगे, सिटिंग पोजीशन में रहेंगे, जिससे क्या असाइटिस और रिलीव द सिटिंग पोजीशन, जिससे क्या डिप्सनिया कम हो जाएगा। पैरासिंथेसिस टू रिलीव अपवर्ड प्रेशर टू डायफ्राम, और ऑब्जर्वेशन टू अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन, और कोई भी साइन इन्फेक्शन के साइन आते हैं तो जल्दी से ऑब्जर्वेशन करेंगे। डेली यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे एल्बुमिन का। स्किन शुड बी क्लीन ड्राई पाउडर विथ अप्लाई, और इसकी स्किन क्या करेंगे, क्लीन रखेंगे।
हाई प्रोटीन डाइट, एग, मिल्क, पल्स, सोयाबीन्स, एडुकेट कैलोरी टू रिप्लेस द प्रोटीन लॉस। उसको हाई प्रोटीन डाइट देंगे क्योंकि प्रोटीन लॉस हो रहा था यूरिन से, तो उसको हाई प्रोटीन देंगे। उसके बाद में तो प्रोटीन में भी गिवन 4 से 5 ग्राम पर केजी पर डे, मतलब 4 से 5 ग्राम पर केजी पर डे दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीरम एल्बुमिन लेवल। एक्सप्लेन अबाउट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, कंटिन्यू मेडिकेशन एंड प्रॉपर, और उसको प्रॉपर मेडिसिन वगैरह भी देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 4 सिम्टम्स लिखने हैं। 4 मैनिफेस्टेशन ऑफ द फॉलोइंग्स, मतलब इस क्वेश्चन के सारों के 4 सिम्टम्स लिखने हैं। तो सबसे पहला मेरेस्मस। मेरेस्मस जो है प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़ है। तो ये इसमें क्या हो जाता है, बच्चे के अंदर वेस्टिंग बोथ मसल्स एंड सबक्यूटेनियस फैट, जो मसल्स लॉस हो जाएगी और सबक्यूटेनियस फैट है वो भी लॉस हो जाएगा। उसके बाद में फेस पे रिंकल्स पड़ जाएंगे, जो फेस पे हैं रिंकल्स वगैरह दिखाएंगे। इरिटेबिलिटी और हंग्री होगा। सिग्निफिकेंट हेयर चेंजेस एंड डर्माटाइटिस, और स्किन के अंदर डर्माटाइटिस, जो स्किन इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, और हेयर भी उसके चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये मेरेस्मस के कुछ सिम्टम्स हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट आपके रिमेटिक फीवर। रिमेटिक फीवर के अंदर क्या 4 सिम्टम्स हैं, तो वो मतलब डिस्कस कर लेते हैं। रिमेटॉइड फीवर के अंदर जो है सबसे पहले जो सिम्टम्स हैं वो आएगा आपके कार्डाइटिस, जो कार्डियक मसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाए, कार्डाइटिस। पोलीऑर्थराइटिस, इसमें 5 जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। पोलारिटिस और कोलेरिया, जो मसल्स मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम होती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वगैरह हो जाते हैं। सबक्यूटेनियस नोडल्स आ जाएंगे, तो नोड्यूल्स जो है ये आपको रेमेटिक फीवर्स के अंदर दिखा देंगे। मेगा कोलन्स, मेगा कोलन जो है, कोलन जो होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे मेगा कोलन में जो क्या हो जाएगी, कोलन बड़ी हो जाएगी, तो क्या होगा, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, यानी पेट फूला हुआ दिखा देगा, वोमिटिंग्स हो सकती है। उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन होगा और डायरिया हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है। तो ये सिम्टम्स आपको मेगा कोलन के अंदर दिखाई देंगे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अपर अपर रेस्पिरेटरी के अंदर कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किडनी के। उसके तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस देखने को मिलेगा इसमें 1-2 वीक तक। उसके बाद में फीवर, एडिमा, पेरिटोनियल, जो फीवर एडिमा स्टार्टिंग इन द पेरी ऑर्बिटल एरिया इन द मॉर्निंग्स, और हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, डिक्रीज आउटपुट हो जाएगा। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो जाना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड सोलोइंग, ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। चाइल्ड में भी ब्रेथ थ्रू द माउथ, माउथ से सांस लेगा। चाइल्ड ऑफेंसिव ऑर्डर ऑफ द माउथ, माउथ से स्मेल आएगी कुछ अलग सी। उसके बाद में नेक्स्ट है चाइल्ड फील अनकंफर्टेबल ड्यू टू persist कफ एंड सोर थ्रोट एंड फीवर्स, और बच्चे को क्या हो जाएगा, सोर थ्रोट एंड फीवर हो जाएगा। चाइल्ड जो है कफ करेगा और सोर थ्रोट एंड फीवर हो जाएगा। ये टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स थे। 4 सिम्टम्स सभी के बता दिए हैं मैंने। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है राइट नोट्स ऑफ एनी 3 फॉलोइंग्स, ब्रेस्ट फीडिंग्स, एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, फोटोथेरेपी और टेट्रोलॉजी फ्लॉट, इम्यूनाइजेशंस, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये 4 ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो सबसे पहले वो डिस्कशन करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस में इसमें सबसे पहला है, इज़ द बेस्ट नेचुरल फूड फॉर द बेबी एंड फ्री कॉस्ट। ये सबसे बेस्ट फूड होता है बच्चे के लिए, फ्री और बेबी एंड कॉस्ट मिल जाता है। उसके बाद में न्यूट्रिशंस, इन्फेंट एंड प्रमोट्स ग्रोथ डेवलपमेंट करता है। प्रोटेक्ट द बेबी इन्फेक्शन ए नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी उसके अंदर मिल जाती है, नेचुरल इम्यूनिटी मिलती है। इट ऑलवेज क्लीन एंड सेफ, वो हमेशा क्लीन एंड सेफ दिखा देता है। उसके बाद में 24 आपको मिल जाता है 24 आवर्स में। इट रिक्वायर्ड नो प्रिपरेशंस, और इट डज़ नॉट कॉस्ट एनी, इसके कोई पैसे भी नहीं लगते। तो ये है, इट इज़ अवेलेबल बेबी
एट करेक्ट टेम्परेचर इजीली डाइजेस्ट, और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे मिलता है और इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। इट हेल्प पेरेंट्स टू स्पेस चिल्ड्रंस नेचुरली फैमिली प्लानिंग मेथड्स, और ये फैमिली प्लानिंग मेथड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फैमिली प्लानिंग मेथड मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे भी अगर ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है। टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी की रेट को कम करता है, और एड्स इन इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द मदर्स एंड बेबी, और बेबी के बीच में इमोशनल बॉन्ड भी बना के रखता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के ये इतने फ़ायदे होते हैं। उसके बाद में है फोटोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी की क्या पर्पज है? फोटोथेरेपी इज ए प्रोसेस इन विच द लाइट कन्वर्ट इन द डायरेक्ट। फोटोथेरेपी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन डिपॉजिट इन द स्किन्स ब्लड वेसल्स टू द वाटर सोल्यूबल हार्मफुल प्रोडक्ट विच एक्सक्रिएट थ्रू द किडनी। और जो इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन है वो स्किन के अंदर डिपॉजिट होता है तो उसको एक्सक्रिएट करके किडनी से निकाला जाता है। फोटोथेरेपी एबनॉर्मल राइज लेवल सीरम बिलिरुबिन मेंटेन द नॉर्मल लेवल्स, इसका पर्पज होता है बिलिरुबिन को करेक्ट करना। उसके बाद में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करने के लिए, लो सीरम प्रोटीन के लिए, प्रोफाइलेटिक फोटोथेरेपी के लिए ये इसका यूज होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके इंडिकेशन, मतलब इसका और किसके लिए करते हैं। तो इंडिकेशन के अंदर है सीरम बिलिरुबिन जो है आपके 15% ऑफ टर्म इन्फेंट और 10% ऑफ प्री टर्म इन्फेंट के लिए अबव हो तब लगाते हैं। सीरम बिलिरुबिन 5% 5 mg/% और 24 आवर में हो तब लगाते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन क्लोज आईलिड्स, तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए फोटोथेरेपी करते टाइम? जो आईलिड्स है बच्चे की उसको क्लोज कर देना चाहिए, आई को कवर कर देना चाहिए, आई पैड्स वगैरह जेनेटल और नैपकिन वगैरह यूज कर लेना चाहिए। जेनेटल जो एरिया है उसको भी कवर कर देना चाहिए फोटोथेरेपी देते टाइम। प्लेस न्यूड न्यूनेट अंडर द फोटोथेरेपी, और बच्चे को न्यूड रखते हैं, आई और जेनेटल एरिया सिर्फ कवर करते हैं। चेंज द पोजीशन 2 to 4 आवरली, उसको पोजीशन वगैरह चेंज करनी चाहिए। मॉनिटर बॉडी टेम्परेचर और हाइड्रेशन वगैरह उसका बच्चे का चेक करना चाहिए, टेम्परेचर उसका चेक करना चाहिए, हाइड्रेशन उसको आई फ्लूइड वगैरह देते रहना चाहिए, हाइड्रेशन वगैरह भी चेक करना चाहिए। कंटिन्यू प्रिस्क्राइब फीडिंग्स वगैरह, फीडिंग वगैरह उसको देनी चाहिए, मदर फीडिंग वगैरह भी देनी चाहिए उसको अगर बच्चा ले रहा है तो। आई फ्लूइड, वेट लॉस और एलिवेट द टेम्परेचर्स, और लूज स्टूल्स, कंसिस्टेंट यूरिन, ये सभी का ध्यान रखना चाहिए। स्किन रेसेज, और स्किन रेसेज वगैरह भी चेक करते रहना चाहिए। रिमूव आई शील्ड एवरी 4 आवर, मतलब अगर वो आई शील्ड लगा के रखिए तो 4 आवरली उसको चेंज करना, देखना है ड्रेनेज वगैरह, इरिटेबिलिटी वगैरह कुछ तो नहीं है, रेसेज वगैरह कुछ तो नहीं है, वो चीज़ें भी चेक करनी रहती है आई के लिए। अब नेक्स्ट है, तो 2 पॉइंट और गए इसमें, तो ये है चार्ट ड्यूरेंस थेरेपी डिस्टेंस लाइट न्यूनेट टाइप ऑफ लाइट्स, ऑब्जर्वेशन फॉर कंप्लीट फोटोथेरेपी, और ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। और फेलआउट ऑफ टेट्रोलॉजी, फेलआउट ऑफ टेट्रोलॉजी को TOF भी बोलते हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलआउट भी बोलते हैं। ये कॉमन साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट है जो 4 टाइप होते हैं, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट और पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरडीइंग एरोटा बोथ ऑफ वेंट्रिकल्स राइट वेंट्रिकल्स, ये हार्ट के डिफेक्ट हैं जो साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट है, जो बच्चे में जन्मजात हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके बाद मैकेनिकल मैनिफेस्टेशन साइनोसिस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लिप, और जो ये इसके सिम्टम्स क्या नज़र आएंगे तो उसके अंदर क्या नहीं जाएंगे, साइनोसिस हो जाएगा बच्चे के लिप्स पे, माउथ पे, फेरिंग्स पे, और द फिंगर्स नेल्स टॉय नेल्स इनमें देखने को, क्लबिंग ऑफ द फिंगर एंड टॉयज, इसके अंदर ये भी सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्लबिंग हो जाएगी फिंगर्स वगैरह, टॉयज, तो वो भी सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में तो ये कुछ सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में जो साइनोसिस में भी इंक्रीज ड्यूरिंग द क्राइंग एंड, जब बच्चा रोता है तो उसके कारण उसको बच्चा नीला पड़ने लग जाता है, साइनोसिस ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक्सरसाइज के कारण सॉरी स्टैनिंग और एक्सरसाइज, और ही एक्सपीरियंस रिलीफ टू डिप्सनिया व्हेन
स्क्वेटिंग पोजीशन, अगर वो सिटिंग पोजीशन में ऐसे बैठा है तो स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठा है तो उसमें उसको रिलीफ मिलता है। उसके बाद में डिले फिजिशियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो फिजिकली ग्रोथ है वो उसकी कम हो जाएगी और हार्ट में मरमर का साउंड सुनाई देगा। पेनासाइनोटिक मरमर में बी हर्ड इन मिडल लोअर स्टर्नल बॉर्डर, और जो है ये साउंड सुनाई देगा। उसके बाद में डायग्नोसिस करने के लिए आरबीसी वगैरह टेस्ट कर सकते हो, HbR इंक्रीज मिलेंगे। और कार्डियक कैथेटराइजेशन लीव द सिस्टोलिक हाइपोटेंशन विद राइट वेंट्रिकल, तो कार्डियक कैथेटराइजेशन भी इसका कर सकते हैं डायग्नोसिस पता करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट है ईसीजी। ईसीजी से भी हम पता कर सकते हैं। ईसीजी जो है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी दिखाई देगी। एक्सरे में भी बूट शेप का जो है हार्ट दिखाई देगा, तो जो है एक्सरे के अंदर ऐसे हार्ट बूट शेप में दिखाई देगा, तो वो भी से भी पता लगाया जा सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे, डिटेक्ट द साइन सिम्टम ऑफ द हार्ट डिजीज और हिस्ट्री ऑफ डिप्सनिया, पुअर ग्रोथ और अनयूजुअल पोजीशन रिलेटेड टू इन्फेक्शन देखेंगे। शुड बी ऑब्जर्व साइनोसिस, कलर ऑफ द स्किन, नेल, बस, म्यूकस मेम्ब्रेन, क्लबिंग ऑफ द फिंगर, ये भी चेक करेंगे उसके मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद में रिलीव द रेस्पिरेटरी डिसीज, कीप चाइल्ड विथ सेमी सिटिंग पोजीशन, सेमी सिटिंग पोजीशन में उसको रेस्पिरेटरी डिसीज बचाने के लिए ये पोजीशन में देंगे। साइनोसिस में भी ट्रीटेड विद ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन नीचे इस पोजीशन में और प्रिस्क्राइब द ड्रग्स, जो ऑक्सीजन मास्क यानी ऑक्सीजन लगा के उसको साइनोसिस वगैरह ट्रीट कर सकते हैं। नीचे इस पोजीशन ऐसे होती है जिसमें पेशेंट जैसे ऐसे जैसे नमाज़ पढ़ते हैं तब ऐसे सजदा लगाते हैं, उस टाइप में ये यानी सर झुका के और ऐसे इस पोजीशन में पेशेंट को बच्चे को लेटा सकते हैं। करेक्ट द एसिडोसिस, मेंटेन द फ्लूइड, एसिडोसिस कलेक्ट करने के लिए जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस फ्लूइड वगैरह आप लगा के उसको ट्रीट कर सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं। उसके बाद में फ्लूइड एसेंशियल प्रिवेंट एसिडोसिस और थ्रोम्बोसिस को बचा सकते हैं। इन एडुकेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड फ्रीक्वेंट एंड adequate diet में infant which way is rich in proteins. Infant should be feed with soft teas and burp during and after feedings. तो इसको क्या करेंगे, न्यूट्रिशन अच्छे से प्रोवाइड करेंगे और बच्चे को जब फीडिंग देंगे तो उसको बर्प करेंगे, पीछे से थपथपाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उसमें बच्चे में जो है डाइजेस्ट थोड़ा अच्छा होता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द ओल्डर चाइल्ड विद सिंपल एक्सप्लेनेशन, प्ले विद डाइवर्सन थेरेपी इंपॉर्टेंट टू डेवलपमेंट, और उसको डाइवर्स थेरेपी के लिए प्ले उसको दूसरा गेम वगैरह खिलवाएंगे जिससे कि वो थोड़ा सा उसका जो डाइवर्ट हो जाए मूड। और नर्सिंग केयर शुड बी ऑर्गेनाइज प्रोवाइड प्रमोट केयर विद द मिनिमल डिस्टर्बेंस ऑफ द चाइल्ड्स, और उसको नर्सिंग केयर देंगे जो मिनिमल डिस्टर्बेंस हो। अर्ली डिटेक्ट दिस कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंट द फर्दर डैमेज ऑफ द, और उसको जो है जल्दी डिटेक्ट करेंगे जिससे क्या फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो हार्ट फेलियर के, रेस्पिरेटरी हाइपोक्सिया, थ्रोम्बोसिस वगैरह के, और पेरेंटल सपोर्ट भी नेसेसरी ये भी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स सभी को आता है आई थिंक, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एट बर्थ में जो जन्म के टाइम है जो 3 टीके लगते हैं, BCG का, OPV का और हेपेटाइटिस B का, जो ये आपके लगते हैं एट बर्थ के अंदर जो लगता है। एट बर्थ जन्म के टाइम BCG लगता है TB के लिए, OPV पोलियो के लिए और हेपेटाइटिस B के लिए 0.5 ml की डोज लगती है। OPV जो ओरल पोलियो 2 ड्रॉप देते हैं और ये 0.5 ml देते हैं। ये इंट्राडर्मल देते हैं, ID का मतलब इंट्राडर्मल, ओरल और इंट्रामस्कुलर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके जो नेक्स्ट डोज देते हैं 6 वीक्स पे देते हैं पेंटावेलेट और DPT हेपेटाइटिस B 0.5 IM देते हैं। OPV से फर्स्ट जो देते हैं 2 ड्रॉप ओरल देते हैं, तो ये 6 वीक पे देते हैं, फिर 10 वीक पे देते हैं, फिर 14 वीक पे देते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों देते हैं, 0.55 ml देते हैं, IM देते हैं, और ओरली जो है OPV जो देते हैं 2 ड्रॉप ओरली देते हैं। और उसके बाद में 9 मंथ पे मिजल्स का फर्स्ट टीका लगता है जो कि 0.5 ml सबक्यूटेनियस लगता है। विटामिन A की सिरप दी जाती है 1 ml, ओरल दी जाती है जो लगभग 1 लाख यूनिट होती है। उसके बाद में हर 6 मंथ से 2 लाख यूनिट देते हैं विटामिन A की। उसके बाद में 16 से 24 में बूस्टर फर्स्ट लगता है 0.5 ml IM,
और OPV बूस्टर लगता है 2 ड्रॉप ओरली। मीजल सेकेंड लगता है 0.5 में सबक्यूटेनियस 16 से 24 मंथ में। उसके बाद में 5 से 6 ईयर में जो है DPT सेकेंड बूस्टर डोज लगता है 0.5 IM में लगता है। उसके बाद में 10 ईयर में TT फर्स्ट बूस्टर IM लगता है 0.5 में। 16 ईयर में TT सेकेंड बूस्टर 5.5 ml IM लगता है। उसके बाद में 24 से 60 मंथ में विटामिन ए का मैंने बताया था एवरी 6 ईयर 2 ml देते हैं, 2 लाख यूनिट लगभग देते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर जैसे ही पता चलता है अर्ली प्रेगनेंसी TT का 0.5 ml IM लगता है। उसके बाद में जस्ट 1 महीने बाद के अंदर सेकेंड TT का लगता है 0.5 ml। आई थिंक सबको ये वैसे भी याद होगा और समझ में आएगा, और मेरी क्लास में देख सकते हैं आप, एक इम्यूनाइजेशन में क्लास ली हुई है उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में है लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ को फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से हैं जो ग्रोथ को फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, फैक्टर अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सबसे पहले हेरिडिटी मतलब जैसे हेरिडिटी बचपन से हेरिडिटी मिल जाती है, जन्मजात जो हेरिडिटी है जन्मजात, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट वगैरह ग्रोथ वगैरह अच्छी होती है, उसकी हाइट अच्छी होगी या फिर उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसके माइंड अच्छा होगा। जैसे किसी किसी में जैसे जो वेस्ट इंडीज़ वगैरह के हैं हेरिडिटी, तो उनकी हाइट वगैरह अच्छी होती है, उनकी बॉडी अच्छी होती है। उसके बाद में जो है और जो कुछ अदर है जो पठान है उनकी हाइट अच्छी होती है। तो अकॉर्डिंग टू हेरिडिटी के अकॉर्डिंग उसकी जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग होगा। उसके बाद में जाति के अकॉर्डिंग जो जैसे जाति हेरिडिटी यानी दादा दादा परदादा के अकॉर्डिंग हो सकता है, और जन्मजात हो सकती है, और रेशियल जाति के अकॉर्डिंग भी है। जाति के अकॉर्डिंग जैसे अलग अलग जाति के अंदर अलग अलग जो है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग जाति के अकॉर्डिंग उनकी अच्छी ग्रोथ होती है, किसी की कम होती है। कोई जैसे चाइनीज़ वगैरह हाइट में कम होते हैं, नेपाली वगैरह हाइट में कम होते हैं, और कुछ पहाड़ी वाले कम होते हैं, और कुछ जैसे अलग ये हैं जैसे पठान वगैरह की हाइट अच्छी होती है। तो वो जाति के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग अलग चेंजेस देखने को मिल सकता है ग्रोथ और डेवलपमेंट। सेक्स के अकॉर्डिंग मेल एंड फीमेल में तो हाइट और ग्रोथ अलग अलग देखने को मिल सकती है। उसके बाद में इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट जो यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग भी उसकी हाइट और ग्रोथ अलग अलग देखने सकती है। बीमारी और कोई इंजरी के कारण भी उनकी हाइट और ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता, वो हेल्दी होता है तो वो अच्छी ग्रोथ कर पाता है। कोई इंजरी हो जाती है, पेट टूट जाता है वगैरह वगैरह, तो उसके कारण भी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पड़ता है। उसके बाद में जो अच्छा न्यूट्रिशन लेता है वो अच्छा हेल्दी रहता है और उसकी ग्रोथ वगैरह अच्छी होती है। जो न्यूट्रिशन वगैरह अच्छे से नहीं मिल पाता, जो पुअर पर्सन होते हैं, गरीब व्यक्ति होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इन्वायरमेंट कैसे इन्वायरमेंट रहता है उस पर भी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ें उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर इफेक्ट करती है। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर बने रहें। ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का सेकेंड ईयर GNM का सेकेंड पेपर सोल्व करवा दिया मैंने। ऐसे मैं सारे पेपर सोल्व करवाऊंगा धीरे धीरे। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।